राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर फोटोग्राफ़र अशोक दिलवाली। अशोक दिलवाली के बारे में हम कुछ और बताएं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं उनकी खींची हुई कुछ चुनिंदा तस्वीरें। अगस्त 1944 को दिल्ली में पैदा हुए अशोक दिलवाली को फोटोग्राफी की कला विरासत में मिली है। उनके पिता B.K. दिलवाली शिमला और दिल्ली में फोटोकारी की दुनिया का मशहूर नाम थे, और अभी हाल के वर्षों तक इन शहरों में उनके शिमला स्टूडियो और किन्से ब्रदर्स के जिक्र के बिना फोटोग्राफी का जिक्र अधूरा था। मिस्टर किन्से एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फोटोग्राफर थे जिन्होंने भारत से जाते वक्त अपने स्टूडियोज अशोक दिलवाली के पिता को सौंप दिए थे। अशोक दिलवाली ने अपना हर गुजरता दौर फोटोग्राफी के कौशल को निखारने में लगाया। फोटोग्राफी का शौक अशोक दिलवाली के दिल में इस तरह बस गया था कि अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस स्टूडियो आ गए, जहां वो स्टूडियो पोर्ट्रेट्स खींचने, नेगेटिव्स टच करने, डार्क रूम की बारीकियां समझने और प्रिंट बनाने में रम गए। आज उनके पास हर तरह के कैमरों की खूबियों से समृद्ध अनुभव हैं, और डिजिटल कैमरों की भी हर तरह की रेंज के साथ उनके प्रयोग जारी हैं। 40 साल पहले हिमालय की सुंदरता और उसके रहस्य ने जो दुनिया अशोक दिलवाली के सामने खोली, उसमें वो बार बार लौट कर जाते रहे। अपने सघन ट्रेकिंग अभियानों और लंबे हिमालयी प्रवासों से अर्जित प्रकृति की जादुई छवियों से सजी 2 दर्जन से ज्यादा किताबें अशोक दिलवाली के एक बेमिसाल फोटोग्राफर होने की निशानदेही कराती हैं। देश विदेश की अनेक प्रतिष्ठित फोटोग्राफिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक दिलवाली अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं।
बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हमको बताइए, एक लाइटर नोट पर मैं ये पूछता हूँ क्योंकि मुझे खुद ये जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि अशोक दिलवाली क्यों हैं, दिलवाला या दिलवाले क्यों नहीं हैं? सर ये एंसेस्टर्स की गलती, जब हम गलती उन्होंने करी, हम गलती नहीं, वो शायद नाम रखने का या टाइटल का कोई ट्रेडिशन होगा। वो क्या ट्रेडिशन है, क्योंकि ये टाइटल भी हमें कम सुनने को मिलता है। ऐसा था जी कि ये जब हमारे एंसेस्टर्स दिल्ली में बसे हुए थे, जब ये नादिर शाह वगैरह आए तो यहाँ काफ़ी हलचल ख़राब हुई, हालात ठीक नहीं थे। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए अपने घर चले गए जहाँ से आए थे, नू पलवल के पास, मेवात में हैं, हरियाणा में। तो उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा ये सभी दिल्ली वाले हैं। तो उन्होंने वहाँ एक दिलवाली गंज बनाया और उनको वहाँ बसा दिया। अब दिल्ली वाले से बिगड़ते बिगड़ते वो दिलवाली हो गया। अब ये दिलवाला क्यों नहीं हुआ, ये नहीं, वो तो समझ में आता है कि वो दिल्ली वाले से वो कुछ दिलवाली बना होगा। हाँ, ये दिल्ली से ही कनेक्शन है सर। जी जी, यानी आप लोग हरियाणा के हैं? जी, बेसिकली मैं। हाँ हाँ। और आपके घर में ये फोटोग्राफी का सिलसिला कब से शुरू हुआ होगा? फोटोग्राफी का से आपके परिवार में? जी, मेरे फादर ने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करी थी 1929 में। उनका जन्म वगैरह सारा बचपन तो कोल्हापुर में बीता था, मगर 29 में वो शिमला आए थे। वहाँ मेरे ताऊजी रहते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम कोल्हापुर छोड़ो, छोटी जगह है, तुम एक्सपेंशन के लिए फ्यूचर तुम्हारा शिमला में रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फादर शिमला चले गए 1929 में। वहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो शुरू किया, शिमला स्टूडियोज़ के नाम से। लेकिन स्टूडियो अचानक कैसे शुरू किया होगा? क्या उनको फोटोग्राफी की कोई? हाँ, उन्होंने फोटोग्राफी सारी कोल्हापुर में सीखी थी। सीखी किससे? सीखी होगी? वहाँ उनके फ्रेंड थे मिस्टर नायडू। तो फादर के पास फ़ोटोग्राफी थी मिस्टर नायडू की और मेरे फादर की खिंची हुई साथ। तो उन्होंने मिस्टर नायडू से और वहाँ से उन्होंने फ़ोटोग्राफी कोल्हापुर में सीखी। उसके बाद आके शिमला में उन्होंने अपना स्टूडियो शुरू किया पार्टनरशिप में, शिमला स्टूडियोज़। उसके बाद 1941 में पार्टनरशिप टूट गई और फादर ने अपना उसका नाम शिमला स्टूडियो रख दिया। पहले उसका नाम था शिमला फ़ोटो सर्विस, तो फादर ने स्टूडियो का नाम रखा शिमला स्टूडियोज़। फिर उस वक्त एक अंग्रेज़ हुआ करते थे इंडिया में, मिस्टर किंजे। उनका स्टूडियो 1905 से चल रहा था, मिस्टर मिसेस किंजे। इट वाज हस्बैंड वाइफ टीम। उनका एक स्टूडियो शिमला में था और एक दिल्ली में था। तो सरकार के साथ वो मूव करते थे। गर्मियों के दिनों में 3-4 महीने के लिए शिमला चले जाते थे और सर्दियों में दिल्ली आ जाते थे। मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, शिमला और दिल्ली दोनों जगह रहते थे। तो 1945 में, नवंबर 1945 में मिस्टर किंजे ने सोचा कि अब मैं काफ़ी कर लिया, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने दोनों स्टूडियोज़, किंजे ब्रदर्स दिल्ली ब्रांच और शिमला ब्रांच, मेरे फादर को बेच दी। आपके फादर मिस्टर किंजे से कैसे कांटेक्ट में आए होंगे? वो तो जी देवर राइवल्स एक तरीके, और गुड फ्रेंड्स भी थे। और इंग्लिश जो टिपिकल कैरेक्टर था कि अपने राइवल को अप्रिशिएट भी करते थे, वो उनकी ख़ास क्वालिटी थी किंजे साहब की, कि वो कहते थे कि मेरे फादर को उनके इनिशियल से बुलाते थे फादर को। वो तो मिस्टर किंजे मेरे ग्रैंडफादर के एज के थे, मेरे फादर तो अपने उनके बेटे के एज के थे। वो बोलते थे बीके बोलते थे मेरे फादर को इनिशियल से, बीके दिलवाली, भरत कुमार दिलवाली। तो वो कहते थे कि बीके, यू कैन नॉट मैच मी इन पोर्ट्रेचर एंड आई कैन नॉट मैच यू इन आउटडोर फंक्शंस। सो आउटडोर जहाँ फंक्शन होते थे तो वहाँ मिस्टर किंजे भी जाते थे, मेरे फादर भी जाते थे। लेकिन मिस्टर किंजे और मिस्टर बीके दिलवाली में कैसे आपस में रिश्ता बना होगा या जान पहचान कैसे हुई होगी? ये तो सर मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, मगर वो यही फादर बताते थे, पिताजी बताते थे कि उनका कांटेक्ट वहाँ आता था। जो उन गिने चुने फोटोग्राफर हुआ करते थे उन दिनों, ऐसा तो भीड़ नहीं होती थी उन दिनों, गिने चुने फोटोग्राफर, और वो एक दूसरे को जानते थे। वो जानते थे कि इनका किंजे ब्रदर स्टूडियो है और किंजे साहब जानते थे कि मेरे फादर का शिमला स्टूडियो, तो मिलना जुलना रहता था। बट वो किंजे साहब को अच्छी पहचान थी इंसानों की। उन्होंने बोला कि जब मैं जाऊँगा, छोड़ के जाऊँगा हिंदुस्तान, तो मैं ये स्टूडियोज़ इनको ही दे के जाऊँगा। दोनों जो दिल्ली में थे और जो शिमला में थे, दोनों स्टूडियो? जी हाँ जी, उनके दोनों ब्रांचेस थी, एक शिमला में थी और एक दिल्ली में। और जब कनॉट प्लेस नहीं बना था तो किंजे ब्रदर्स सिविल लाइन में था और मेडन्स होटल के सामने। अच्छा। हमने तो देखा नहीं, फादर बताते थे। तो जब कनॉट प्लेस बना, फिर किंजे साहब ने वो सिविल लाइन छोड़ के कनॉट प्लेस में आए 36 या 35 में। तो उन्होंने फिर वो दिल्ली में ए ब्लॉक में किंजे साहब ने लिया था। तो 1905 से चल रहे थे, बहुत पुराने थे।
दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई भी रजवाड़ा नहीं था जो किंजे साहब ने नहीं खींचा था। कहाँ कहाँ से लोग खिंचवाने आते थे। और उनकी एक बात फादर बताते थे कि एक दफ़ा उन्होंने अपना स्टूडियो 1 महीने के लिए बंद कर दिया। तो लोगों ने पूछा आपने 1 महीने के लिए बंद क्यों कर दिया? उन्हें किंजे साहब बोले कि मेरे पास पटियाला फैमिली से इतना बड़ा ऑर्डर आया है, मुझे एग्जीक्यूट करने में 1 महीना लगेगा। अगर उस दौरान मैं कोई और काम लूँगा तो आई विल बी डूइंग माई सेकेंड बेस्ट फॉर देम, बट आई वॉन्ट टू डू माई वेरी बेस्ट फॉर पटियाला फैमिली। ऐसी प्रोफेशनलिज्म के लेवल उनकी बात थी कि वो अपना बेहतरीन काम करना चाहते थे। उनको ऐसा पैसे का लालच नहीं कि मेरे पास ये भी आ जाए वो भी आ जाए, जो काम करेंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन, आला से आला काम करेंगे, ऐसी उनकी नज़रिया था। तो इस तरह से मिस्टर किंसे और मिस्टर बीके दिलवाली के बीच जो ये रिश्ते थे वो आखिरकार मिस्टर किंसे के ज़रिए मिस्टर दिलवाली तक पहुंच गया। वो जो प्रोप्राइटरशिप थी उसकी क्या कहानी है, हमको बताइए। वो उन्होंने जब बेचने की सोची थी किंजे साहब ने, तो फादर को, उनको मिस्टर किंजे को कई जगह से ऑफ़र आए, बॉम्बे से, कलकत्ता से, कि हम इतना ज़्यादा पैसा आपको देंगे। बट माई फादर वॉज अ सेल्फ मेड मैन। तो उनके पास मिस्टर किंजे ने बोला जो तुम्हारे पास पैसा है मुझे दे दो, आई जस्ट वॉक आउट एंड यू जस्ट वॉक इन। जो किंजे में नो वैल्यूएशन नथिंग, जो तुम्हारे पास पैसा है वो मुझे दे दो और उसके बाद तुम्हारा है। सो इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 100% ट्रस्ट। उनको इतना ट्रस्ट करते थे, फादर को इतना ज़्यादा इतना मानते थे, उन्होंने इस बेसिस पे दिया। और हालांकि उन दिनों रीऑर्डर्स काम की चीज़ होती थी कि जो पुराने किंजे साहब ने नेगेटिव्स खींचे हुए पुराने 1905 से, उनका रीऑर्डर आया करता था। तो रीऑर्डर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते ही हैं। उसमें तो सिर्फ नेगेटिव से प्रिंट बनाने हैं। तो मिसिस किंजे ने बोला मिस्टर किंजे को कि हम मिस्टर दिलवाले के पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, जो पैसा वो दे रहे हैं वो तो 3 महीने में कमा लेंगे रीऑर्डर से ही। मगर किंजे साहब को मेरे फादर बहुत पसंद थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं को दूंगा, मेरा नाम यही रोशन रखेगा। ही विल कीप माई नेम अलाइव ओनली, नोबडी एल्स विल डू दैट। तो इस तरह के, एक तरीके से समझ लीजिए, एक ट्रस्ट था, एक रिलेशनशिप थी। तो ये किस सन में मिस्टर किंसे ने मिस्टर बीके दिलवाली को ये स्टूडियो दे दिया होगा? नवंबर 1945 हमारे में। पास एक और फोटोग्राफ तब तक मिस्टर दिलवाली के पास दूसरा स्टूडियो भी था, जो रीगल सिनेमा वाला, रीगल के पास जो शिमला स्टूडियो, वो पहले से था। हाँ, शिमला स्टूडियो भी उन्होंने, शिमला स्टूडियो रीगल बिल्डिंग में था और किंजे ब्रदर्स ए ब्लॉक कनॉट प्लेस में था। इसके अलावा मिस्टर दिलवाली के क्या बिजनेस थे? पहले तो यही था। उसके बाद 55 या 56 में फादर ने फिलिप्स की एजेंसी ली, वो भी कनॉट प्लेस में थी, शॉप में थी, बी ब्लॉक में। और उसके बाद कोई टेक्सटाइल की एजेंसी वगैरह थी, रेमंड्स मॉडेलर की। बट हिज हार्ट वॉज इन फोटोग्राफी। तो वो सिर्फ मैनेजर्स के थ्रू दुकानें चलवाते थे, मगर इतना, बट हिज हार्ट एंड सोल वॉज इन फोटोग्राफी उनका, क्योंकि खुद बहुत बढ़िया बेहतरीन फोटोग्राफर थे मेरे फादर। जो हमने सीखा उन्हीं से सीखा। सबसे बड़ी चीज़ उनसे ये सीखी कि अपने काम से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अपने काम को रूथलेसली क्रिटिसाइज़ करो, उसमें कमियां और नुक्स देखो, तारीफ़ पे मत जाओ। ये देखो कि इसको किस तरीके से आप और बढ़िया कर सकते हो। एक दफ़ा मैं 10 दिन का ट्रैक करके आया और मैंने बोला कि आप इसमें से इतनी सारी फ़ोटो, इनमें से एक सेलेक्ट कर दीजिए मेरी किताब के लिए, गढ़वाली मालेज के लिए। पिताजी ने सारी देखी, कहने लगे बेटा मुझे तो इनमें से एक भी अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा आपका मतलब मैं 10 दिन का ट्रैक दोबारा करके आऊँ? कह रहे हाँ बेशक। इस टाइप की क्रिटिसिज्म करते थे तो कई बार तकलीफ़ भी होती थी। एक दिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने, पिताजी आपको कभी मेरे काम में कुछ अच्छा भी दिखता है? तो थोड़ा मैं परेशान था। कहते कि बेटा मैं तुम्हारे को काम को क्रिटिसाइज़ इसलिए कर रहा हूँ, मैं चापलूस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे काम की तारीफ़ नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे काम में नुक्से निकालूंगा। ये मैं तुम्हें ये बिटर पिल ही देख दूंगा, इससे तुम सीखोगे। और अफसोस की बात है कि आज मेरा कान खींचने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई कान खींच के मुझे बताए कि ये गलती कर रहे हो, इसको ऐसे ठीक करो। सो आपको ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म करने वाला आदमी बहुत ज़रूरी होता है। वो मेरे फादर ही थे। उसके बाद मुझे बस सब तारीफ़ करने वाले, उससे हमारा पेट नहीं भरता।
हम चाहते हैं कि कोई कान खींचे, कोई कान बताए कि ये गलत है, ऐसे ठीक होगा, चाहता हूँ ऐसा। ये तो खैर बहुत बाद में हुआ अशोक जी के आपने किन से भी बंद कर दिया और फिर शिमला स्टूडियो भी अब नहीं रहा। लेकिन ख़ुद अगर आप अपने सफ़र को देखें, जबकि आप तो ख़ुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तरफ जा रहे थे, फिर आप फोटोग्राफी में कैसे आ गए? देखिए ऐसा है कि मैंने सीए करा क्योंकि मेरे पढ़ने का शौक़ था। हायर सेकेंडरी और बीकॉम मैंने दोनों फर्स्ट डिवीज़न में करे थे और सीए भी मेरे अच्छे तरीके से किया, मगर वो सिर्फ एक हायर एजुकेशन और हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए किया। उसके बाद मैंने काफ़ी सोचा कि मैं क्या करूं। मेरे मन कुछ होटलर्स की तरफ जाने का मन था, होटलर बनना चाहता था। कभी मैं मॉडर्न एग्रीकल्चर करके बड़ा वो मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर करने का भी था। काफ़ी इधर से उधर मैंने रास्ते ढूंढने की कोशिश करी, मगर फिर मैंने देखा कि फ़ोटोग्राफी में जॉब सेटिस्फैक्शन है। आप जो काम करते हैं उसमें आपको खुशी मिलती है कि आपने कोई अच्छा काम किया, कोई क्रिएटिव काम किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मुझे क्रिएटिविटी नहीं दिखी। या तो आप रेवेन्यू को झूठ बोल रहे हैं या कस्टमर से, क्लाइंट से झूठ बोल रहे हैं, उसमें यही क्रिएटिविटी है। मगर इस काम में जो आप हाथ से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब वो अच्छी फ़ोटोग्राफ बाहर की खींचें या अच्छा पोर्ट्रेट करें, दोनों चीज़ों में आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड है। इट्स नॉट मॉनिटरी रिवॉर्ड, बट दिस इज़ समथिंग प्लीजेज योर हार्ट। यहाँ मैंने अच्छा काम किया, अच्छी फ़ोटो खींची, अच्छी किताब करी, वो प्राइसलेस चीज़ है सर। फिर आप देखेंगे कि ये जो 2019 का जो साल है जी, 2019 का ये जो साल है, ये कई मायनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी साल आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इसके अलावा कुछ और ऐसे लैंडमार्क मौके आने वाले भी हैं आगे, उसके बारे में हमें बताइए, जिसमें कि हम ये देख सकें कि ये जो यात्रा है वो जहाँ से चली थी और जहाँ तक पहुँची, उसमें संतोष के कितने सुख के पल हैं। हाँ, 2019 मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट साल है। एक तो मेरी आई विल बी 75 दिस ईयर, प्लस 50 years ऑफ मैरिज एंड 40 years ऑफ माउंटेन फोटोग्राफी, एंड माई ग्रैंडसन टर्न्स 25। तो ये 4 चीज़ें हो रही हैं सब। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक लाइफ का बेस्ट काम जो है, जो मैंने 40 साल में किया है, एक ऐसी किताब निकाल रहा हूँ, उसको मैंने बोल रहा हूँ मैग्नम ओपस कि लाइफ का बेस्ट काम। तो उसमें 2 लाख पिक्चर्स के करीब मेरे पास जो स्टॉक में है, उनमें से मैंने कोई 450-500 के करीब फ़ोटो छाँटी हैं। तो उसकी एक इतनी मोटी, बहुत मोटी किताब मैं छाप रहा हूँ, और वो सिर्फ 300 कॉपीज़ करूँगा। 100 कॉपीज़ आई विल डोनेट टू डिफरेंट इंडियाज़ बेस्ट लाइब्रेरीज। के एक ऐसा आदमी था जिसने 40 साल लग के हिमालय पे काम किया, तो वो है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, याददाश्त के लिए अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, जब ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे तब भी उनको ये रहे एक किताब तो रखेंगे शायद वो अपने एक एंसेस्टर को याद करने के लिए, ये एक लेगेसी रहेगी। और यहाँ पर हम उस किताब जो बना रहे हैं अशोक जी, उस किताब के कुछ हिस्से देखेंगे और उससे वो लैंडमार्क फ़ोटोग्राफ्स जो वो इस मौके को कोमेमोरेट करने के लिए बना रहे हैं, और वो बहुत एक्सक्लूसिव किताब है, उससे कुछ हिस्से देखेंगे और अशोक जी से ये जानेंगे कि उन्होंने ये तस्वीरें ही क्यों इस किताब में शामिल की। This book will show my life's best work, my best favorite photographs, about 450 photographs shot over last 40 years, and I'm calling it magnum opus, which shows that my may not be the last work, but yes, the best favorite work. This will be in one book. At the moment in dummy we have made in 2 volumes, but the final book will be a thick one, very thick one, and this size. There will be about 450 photographs. You can see it. And this is the back cover. ये बहुत रेयर फोटोग्राफ है, मैंने नंदा देवी ईस्ट की ली थी। इसके लिए 5 दिन लगे थे जाने में बेस कैंप पे, और 3 दिन आने में लगे थे। और जब मैं ये सुबह खींची तो पूरा पहाड़ एकदम पिंक हो गया, और ये सूरज पीछे से निकल रहा था, और ये बिल्कुल पिंक पहाड़ हो गया। इसको इंग्लिश में एल्पेन ग्लो बोलते हैं, और ये बड़ी रेयर थी क्योंकि मैं 14,500 फुट पे खड़ा था, और ये पीक 24,000, 24,500 है।
तो 10,000 फुट सामने बर्फ़ का ग्लेशियर, पहाड़, पत्थर, ये देखने में बहुत ही रेयर साइट थी मेरे लिए। ऐसा दोबारा लाइफ में शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये बरसातों की फ़ोटोग्राफ है और बरसात में बहुत अच्छे क्लाउड फॉर्मेशंस और लाइट थ्रू द क्लाउड्स मिलती है। तो इसमें जो सक्सेसिव रिजेस हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए लाइट का कितना अच्छा लाइट एंड प्ले, शेड प्ले है, लाइट एंड शेड। ये बहुत रेयर फोटोग्राफ है, नंदा देवी की है और सूरज पीछे से निकल रहा है और जो सफ़ेद क्लाउड है वो प्रिज्म बन गया है। तो लाइट जैसे वो वाइट क्लाउड को लगी वो एकदम रेनबो कलर्स बन गए उस वाइट क्लाउड से। और जहाँ मैं खड़ा था और पीछे बिल्डिंग थी वो सारी एकदम गुलाबी रंग के हो गई और ये जो क्लाउड था सफ़ेद उसका एकदम प्रिज्म बन गया और एकदम रेनबो के सारे कलर्स वाइट क्लाउड में से निकल रहे हैं। तो अशोक जी ये बताइए जी कि स्टूडियो से निकलकर ये जो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग ये सिलसिला क्यों आपको सूझा? स्टूडियो में भी तो एक बहुत सेफ और क्रिएटिविटी की बात है, तो उसमें भी क्रिएटिव एक सेटिस्फैक्शन होता है। ऐसा था साहब कि स्टूडियो तो मैं 1971 से काम वो स्टूडियो का काम पोर्टेचर का कर ही रहा था, मगर कुछ लाइफ में एक्साइटमेंट चाहने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए मैं कुछ करना चाहता था। और मैंने 79 में एक ट्रैक सिक्किम में किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कभी कोई ट्रैक नहीं किया था, काफ़ी देर मैंने लाइफ में स्टार्ट किया तो मुझे वो ट्रैक बहुत अच्छा लगा। उसमें नेचर में, पहाड़ों में घूमना और अपनी मनपसंद फ़ोटो खींचना। वो स्टूडियो में स्माइल प्लीज़ वाली बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहाड़ों को कहना नहीं पड़ता था कि स्माइल प्लीज़, और कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता था काम को और बहुत फ्रीडम मिली। उस फ्रीडम से इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, एक तरह से चलिए उसका शौक़ बहुत हुआ। और पहले एक एम्बिशन थी कि एक किताब करूँ मैं, एक हुई, दो हुई, करते करते 25 तक पहुँच चुका हूँ। वो कारवां चल रहा है अभी तक। ये जो ट्रैकिंग और ये जो ख़ासतौर पर लैंडस्केप को करते हुए करीब अब 40 साल आपके गुजर चुके हैं, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स या कोई मेमोरेबल मोमेंट्स आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के बीच में आपको होना होता है, कई बार इक्विपमेंट साथ नहीं देता और वो कुछ पछतावे बचे रह जाते हैं कि ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, ऐसा कुछ हुआ या आपको याद आता है? ऐसा हुआ साहब कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ। मैं ट्रिक्स पे जाता था, फिर आने के बाद मेरी वाइफ को बताता था कि मेरे पीछे भालू पड़ गया, मैं कैसे भालू से बचा। एक जगह, दो जगह मेरी हेड ऑन कोलिजन कारों के साथ हो चुकी है। और ऐसे ऐसे मैं अपने एनेक्डोट्स वाइफ को बताता था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप इनको लिखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी जो जो अजीब अजीब गरीब चीज़ें हुई हैं वो लिखो। मैंने कहा मेरे जैसे हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं, किसको इंटरेस्ट होगा पढ़ने का। तो वो काफ़ी इंसिस्ट करती रहीं। तो एक दिन मैंने कहा कि चलो मैं करता हूँ जो ये कह रही। फिर मैंने अपने सारे स्टॉक में जाके 70 फोटोग्राफ्स निकाली मैंने, जो उनके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हो। तो फिर मैंने उसकी एक छोटी सी डमी बनाई किताब। फिर किसी मेरे खैरख्वाह दोस्त ने बोला कि जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिखाओ, दे माइट बी इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग दिस। तो मैं वहाँ गया तो उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि मिस्टर दिलवाली, ऐसी किताब हमने नहीं देखी, आप ऐसे कीजिए, हमको 2000 कॉपीज़ दीजिए, मगर बड़े साइज़ में दीजिए, इतने छोटे से साइज़ में नहीं। तो मैंने 2000 कॉपीज़ बनी थी, एक कॉपी मैं आपको भी पेश करूँगा। तो उसमें एनेक्डोट्स थी कि एक साइड पे पिक्चर है और एक साइड पे उसके पीछे स्टोरी। तो हीरो उस किताब के अंदर फोटोग्राफ नहीं है, उस फोटोग्राफ के साथ पीछे क्या हुआ, वो 700-800 जो वर्ड मैंने उस पर लिखे हैं वो मज़ेदार चीज़ें हैं, उससे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और एक एक चीज़ अलग है, बिल्कुल किसी से मिलती नहीं है, अलग बिल्कुल एक दूसरे 70 अलग बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो वो आपको किताब में दूंगा आपको। चूँकि आप ख़ुद अपने फ़ोटोग्राफ प्रिंट भी करते रहे तो और अब तो फ़ोटोग्राफी में बहुत सिनेरियो टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, फ़ोटो प्रिंट करते हुए के जो एक्साइटमेंट और उसमें जो एक क्रिएटिव एंगेजमेंट है, उस अनुभव को हमारे लिए बताइए। हाँ, मैंने कई बार सोचा है कि मैंने कोई कदम उस पर उठाया नहीं कि 1952 में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। तो मेरे फादर ने कैमरा दिया था, वो मेरे पास अभी भी है। उसमें उन्होंने सिखाया था कैमरे में फ़िल्म कैसे लोड करते हैं। तो 52 से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। पहले एमेच्योर लेवल पे था, स्कूल में, कॉलेज में, सीए में, मगर 71 में प्रोफेशनली आया।
तो मैंने फिल्म का भी मेरे को बहुत तजुर्बा रहा है, शुरू से वही रहा है, और अब डिजिटल का भी पूरा हो गया। तो मैं तो सबको यही बताता हूँ कि फ़ोटोग्राफी में दो चीज़ें हैं, एक तो क्राफ्ट पार्ट है और एक आर्ट पार्ट है। जो क्राफ्ट पार्ट है वो तो अब बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। एक बच्चा भी बटन दबाएगा तो टेक्निकली करेक्ट फ़ोटोग्राफ आ ही जाएगी, कोई गलती नहीं होगी। मगर जो आर्ट पार्ट है वो उतना ही मुश्किल है आज जितना जब था। फादर यही मुझे, पिताजी यही बताते करते थे कि फ़ोटोग्राफ वो होनी चाहिए जिसको देख के आदमी वाह बोले। वो कहते हैं कि जिस फ़ोटोग्राफ को देख के वाह न लिखे उसको फाड़ के फेंक दो। तो वो जो वाह वाली बात है वो आज भी वहीं की वहीं है जैसे पहले थी, कि ऐसी फ़ोटो खींचना कि जिससे कि लोगों को बहुत देखे आनंद आए, खुश लगे, अच्छी लगे, वाह या क्या बढ़िया फ़ोटो। वो तो सर उतना ही मुश्किल आज है जितना पहले था। आसान बहुत हो गया, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता था कैमरा, आज वो एक खिलौना बन गया। वो तो खैर वो मैं उसको बोलता हूँ, वो फिल्म ज़माने में तो स्टोन एज फोटोग्राफी थी। ये सारी फिल्म खींची आपने, उसके बाद एक ज़रा सा भी स्क्रैच आ गया तो वो स्लाइड आपकी गई। अब तो कैसी भी खींच लो, उसको ठीक करने में फ़ोटोशॉप में जाके सब कुछ करें। आज फोटोग्राफी फ़ोटोशॉप है और फ़ोटोशॉप फोटोग्राफी। जिसको फ़ोटोशॉप नहीं आती उसको फ़ोटोग्राफी का ABC नहीं मानो। आज तक इस वक्त तक 1:30 बजे तक आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना है, कैमरा नहीं निकला जिसमें से कि फ़ोटो निकाल के आप उसको यूज़ कर सकें। और आपको फ़ोटोशॉप में जाके करेक्शन करनी ही करनी है, लाजमी है 100%। तो फिल्म में ऐसा नहीं था, फिल्म में जो था वो आगे फिट है, कंप्लीट जैसे बोलते हैं, आप उसको उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और आज भी जो फिल्म जो पहले की खींची हुई हैं उनको हम स्कैन करके उसके अंदर डिजिटाइज करके उसके अंदर सब करेक्शन हम कर सकते हैं जो पहले हम बिल्कुल ही नहीं सोच सकते थे। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। आई एम ऑल फॉर डिजिटल फोटोग्राफी। फिर देखेंगे आप अशोक जी कि आपने भी बहुत तरह तरह की विषयों पर फोटोग्राफी की। फिर कहाँ जाकर आपका मन बिल्कुल रमा कि ये वाला फील्ड है, इसमें मुझे मज़ा आता है और यही वाला मुझे काम करना है? देखिए जी, एज ए फोटोग्राफ़र मुझे जहाँ अच्छी फ़ोटो मिल जाए वहीं आनंद है। मुझे लोधी गार्डन में भी अच्छी फ़ोटोग्राफ मिल जाए तो वो उतना ही खुशी होती जितनी हिमालय में खींची। हाँ, हिमालय में फ़ोटोग्राफ खींचने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मगर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फ़ोटोग्राफी कैमरे से नहीं होती, ये आपके आँख से, दिमाग से होती है। यहाँ तक एक आदमी ने ये भी बोला है कि व्हाट हैव कैमराज गॉट टू डू विद फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कैमरे का कोई रोल नहीं है, ये सब आपका आँख का और दिमाग का खेल है। आप अच्छी फ़ोटोग्राफ कहीं भी ढूंढ सकते हैं, और आपको अगर नहीं खींचनी आती तो आप चक्कर लगाते रहिए, आपको एक फ़ोटो नहीं आएगी। तो कैमराज है वो वेरी सेकेंडरी रोल। और दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ जिनको हम एडमायर सबसे ज़्यादा करते हैं, एंड दे हैव, वो सारी सबसे सिंपल से सिंपल कैमराज में खींची गई हैं। लैंडस्केप का मेरे काम का जो भगवान है वो है हैंसल एडम्स है, दूसरा आदमी वैसा हो ही नहीं ना होगा। तो उनका काम तो कितने साधारण कैमरों से हुआ है, साधारण से साधारण कैमरा, मगर काम देखिए, उनका काम देखिए मतलब हैरान हो जाते हैं कि कितना बढ़िया काम है। बिल्कुल सादे सीधे सादे कैमरों से उन्होंने क्या गजब किया, जादू किया। और अब हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं अशोक जी। अभी भी अब देखते हैं कि आप खुद अभी एक्टिव फोटोग्राफर हैं। जी बहुत। हाँ, घर में सब परेशान हैं इस वजह से। हाँ, तो अभी आपकी अगले ट्रैकिंग वगैरह की क्या योजनाएं हैं? ट्रैकिंग तो मैंने इसे बैक की वजह से बंद कर दी। मेरे जो एक सबसे पहले गुरु थे ट्रैकिंग के, मिस्टर PN मेहरा, बहुत ही कमाल के आदमी थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ट्रैकिंग इज़ ए मेडिसिन दैट कम्स विद डेट ऑफ एक्सपायरी। मैंने कहा अंकल मतलब बताइए, मैं समझा नहीं। कहते देखो बेटा, मेडिसिन इसलिए इससे तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी, मेडिसिन है ये, और डेट ऑफ एक्सपायरी का मतलब ये है कि एक समय आएगा जब आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। आपकी बैक जवाब दे देगी, या आपका हार्ट मना कर देगा, या आपके नीज़, ये तीनों चीज़ों जो एक दिन आपको जवाब दे देंगी, तो दैट विल बी योर डेट ऑफ एक्सपायरी फॉर द ट्रैकिंग। उस दिन ये दवाई की डेट ऑफ एक्सपायरी, तो वो मेरे को बैक की प्रॉब्लम आ गई है, तो दैट इज़ द डेट ऑफ एक्सपायरी। मगर मैं जहाँ तक मेरी कार जाती है, व्हीकल जहाँ जाती है, मैं बाकायदा जाता हूँ, वो तो बंद नहीं होगा। अब ये पिछले 40 वर्षों में आपने किन किन कैमरा प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, किन किन कैमरा? मेरे पास 2 अलमारी भर के फिल्म कैमराज भरे पड़े, और मेरा जहाँ तक ख्याल है जितनी वैरायटी ऑफ कैमराज मैंने इस्तेमाल करे हैं शायद ही किसी ने किया हो।
1952 ऑनवर्ड्स जितने डिफरेंट टाइप के कैमरे, 2 गोदरेज की अलमीरा पूरी भरी पड़ी हैं फिल्म कैमरा से। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जर्मनी में रहा करती थी, अब नहीं है बेचारी वो। मेरी माँ की तरह टाइप की थी, बड़ी बहन माँ की जैसे होती है। तो मेरे फरमाइशी प्रोग्राम कभी ख़त्म ही नहीं होता था। वो कहते हैं तुम ही एक अजीब आदमी हो कि जो लेटेस्ट कैमरा जर्मनी में निकलेगा तुमको वही चाहिए। मैंने कहा बहन जी वो तो चाहिए, इसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं। तो जो भी महंगे कैमरे आते हैं, लिनोव के 612 आया, वो लिया दिया। 1 साल के बाद उन्होंने लिनोव का 617 निकाल दिया। मैंने कहा जी मुझे ये भी चाहिए। तो पागल हो गया, इतना महंगा कैमरा को भी और कोई इस्तेमाल करता है इतने कैमरे? मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। तो मैंने उस कैमरा से शायद आपको नहीं मालूम, मैंने नाइट फोटोग्राफी इंडिया में स्टार्ट करी है 83 में 84 में मैंने नाइट फोटोग्राफी स्टार्ट करी इंडिया में, मून लाइट फोटोग्राफी, लंबे एक्सपोजर के। यहाँ मेरे पास फोटोग्राफ हैं 4-4 घंटे के एक्सपोजर, कैमरा 4 घंटे तक के लिए एक्सपोज करा हुआ है और उसके अंदर बिल्कुल साफ डिटेल्स पूरी आती थी। तो चांद का साइज़ आधा है, पूरा है, 3/4 है, 30% है, उसकी मैंने चार्ट बना के रखा था। दैट वो क्योंकि कोई भी मीटर उसका एक्सपोजर नहीं बता सकता था, तजुर्बे से करता था। तो मैं 3 कैमरे लगाता था बड़े वाले और 3 ट्राईपॉड पे, एक में आधे घंटे का एक्सपोजर, एक में 1 घंटे का, एक में 2 घंटे का। आधे घंटे के बाद जाके उसको बंद करता था पहले वाले को, फिर आधे घंटे के बाद जिसका 1 घंटा हो जाता था उसको बंद करा, फिर 1 घंटे के बाद 2 घंटे को हो जाए उसको बंद करा। तो इसमें तकरीबन सारी रात 3-3, 4-4 बज जाते थे करने में। अब चांद का कोई मूड तो है नहीं कि वो रुका रहेगा, कभी इधर चले जाएगा कभी उधर चले जाएगा। तो ब्रैकेट तो कर नहीं सकते कि आधे घंटे के बाद फिर ये करूँगा। तो यही एक रास्ता था ब्रैकेट करने का कि 3 डिफरेंट कैमरा से करता और अलग अलग एक्सपोजर देता था और प्रोसेसिंग करने के बाद जो अच्छा एक्सपोजर होता था वो रखता था, बाकी को चले जाना। तो ये मैंने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4-4 घंटे एक्सपोजर देके एक्सपोजर ये मैंने यहाँ स्टार्ट किया, कोई नहीं यहाँ कर रहा था। और छोटे काम में 35 मिलीमीटर कभी नहीं किया, सब बड़े कैमरों से किया था। तो वो उसके लिए सिस्टर से मांगता और डांट भी खाता था, डांट भी पड़ती थी कि सबसे ज़्यादा महंगे कैमरे तेरे को ही चाहिए। तो अशोक जी हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा है तो अभी आप कह सकते हैं। मैं तो सर यही कहूँगा कि आजकल फ़ोटोग्राफी को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, इसको एक बतौर खिलौना समझा जा रहा है और एक इतनी सारी ले लो, 15-20 ले लो, एक तो ठीक निकल आएगी। ये जो अप्रोच है ये ठीक नहीं है। हम लोग फिल्म के ज़माने में के हैं तो हम हर प्रेस शटर दबाने से पहले उसको सोचा करते थे कि उसमें खर्चा होगा, फिल्म पर कैसा लग रहा है, प्रोसेसिंग का लग रहा है। तो हर शटर को दबाने से पहले हम सोचते थे कौन सा एंगल से लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना चाहिए, जैसे बेहतरीन फ़ोटो निकले। आज बड़ा कैजुअल अप्रोच हो गया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल स्ट्रेस इज़ ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। अक्सर आप देखें जो मॉडर्न फोटोग्राफी है बहुत कैजुअल और बहुत ऐसी है कि कहीं से भी बटन दब गया तो हाँ जी वाह फ़ोटो खींच गई, ऐसा नहीं। उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो पहले मास्टर्स का काम देखे तो कितना डेडिकेशन दिखती है उसके पीछे, कितनी बढ़िया उनका काम होता था, ऐसा आजकल नहीं दिखता। आजकल स्पीड और नो कंसिडरेशन फॉर क्वालिटी, खींच दो देखा जाएगा, शायद कोई ठीक निकल आएगी। मैं तो ये आई डोंट लाइक दिस अप्रोच। मैं तो पुराने स्कूल का हूँ तो मुझे क्वालिटी अबव क्वांटिटी, आई लाइक दैट। तो भी चूँकि टेक्नोलॉजी आपको इस तरह खुद ही पुश करती है कि आपके पास फिल्म का कोई टेंशन नहीं है, हाँ प्रोसेसिंग का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आप बस शूट करते जाइए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हो जो इसको सीरियसली परसू करना चाहता हो, इसी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करना चाहता हो, तो आप क्या उसे सलाह देंगे? मेरी तो यही सलाह है, जैसे मैं खुद भी करता हूँ, आज भी रोज़ कुछ ना कुछ नए सीखने की कोशिश करता हूँ कि जो फोटोग्राफी के बड़े बड़े मास्टर्स हैं उनका काम देखा जाए। और आजकल तो किताबें खरीदनी नहीं पड़ती। जब मैंने शुरू किया था तो महंगी से महंगी किताबें खरीदो, महंगी से महंगी मैगज़ीन को सब्सक्राइब करो, तब जाके कुछ नॉलेज मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी। अब तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द नेट। तो हम नेट पे जाके बड़े बड़े लोगों को जो मास्टर्स हैं उनको काम से देखें, उस पर इंस्पिरेशन मिले, दैट इज़ एवरीथिंग।
अब मैंने 1977 या 78 में एक किताब खरीदी थी, फ्लावर्स बाय अर्विंग पेन। तो अर्विंग पेन अमेरिका के बड़े कमाल के फ़ोटोग्राफ़र थे, फैशन फ़ोटोग्राफ़र थे। उन्होंने फ्लावर्स के ऊपर काम किया, वो और वोग मैगज़ीन के लिए फ्लावर्स पे काम किया। सब दुनिया हैरान हो गई कि इतना बड़ा फैशन फ़ोटोग्राफ़र फ्लावर्स पे काम करा। वो काम वो इतना बढ़िया करा कि किताब छापी। वो मैंने इतनी महंगी किताब जब खरीदी और वो जो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल करी, वो अब जाके मैंने उसको समझा और उसको किया, और मेरे फ्लावर फ़ोटो का रिज़ल्ट एकदम टोटल फ़र्क आता है जो काम देखता हूँ। थैंक्स टू दैट मैन अर्विंग पेन, कितना डेडिकेटेड रहा। उसके बाद मैंने पढ़ा कि दुनिया से जगह जगह से फ्लावर्स उसके न्यूयॉर्क स्टूडियो में भेजे गए कि आप हमारे फ्लावर्स की फ़ोटोग्राफी कीजिए। इतना बेहतरीन काम उन्होंने फ्लावर्स में किया, किस तरीके से किया वो अब वो टेक्निक अब हम समझ गए कि कैसे करें यार। मगर देखिए इंस्पिरेशन तो है ना। हम किताब किसी चीज़ के लिए नहीं खरीदते, सिर्फ एक वर्ड के लिए खरीदते, इंस्पिरेशन, कि हमको उस फोटोग्राफ से, किताब से इंस्पिरेशन मिले उस काम को करने। हम कोई काम को रिपीट नहीं कर सकते, ऐसे लेटर कि हम एक भी फ़ोटो दोबारा नहीं खींच सकते, मगर उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ काश मैं भी ऐसा काम कर सकूँ, काश मेरा काम भी ऐसा हो जाए। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ एवरीथिंग इन फोटोग्राफी, इंस्पिरेशन। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। हम समझते हैं कि हमारे देखने वाले और जो एस्पायरिंग फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो आपकी बातों से, आपके अनुभवों से समृद्ध होंगे। और ये सब जो 2019 आपके लिए अच्छा ला रहा है, इसके लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, इज़्ज़त बख्शी आपने इतनी। चलिए, हमारा प्रोग्राम आपके आने से बहुत समृद्ध हुआ है, बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने फ़ोटोग्राफ़र अशोक दिलवाली प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हूँ आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए। ये बहुत यूनिक पिक्चर है मेरी लाइफ की। इसको आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। नॉर्मली तो आपको खास दिखाई नहीं देगा, बट आप ध्यान से देखें आपको हिंदी का शब्द ओम दिखाई देगा, ये यूँ करके ओम दिखाई देगा। और इस पिक्चर को अगर आप यूँ कर दें इस साइड को, तो आपको इसमें एक त्रिशूल दिखाई देगा। और इसको अगर आप पिक्चर को तीसरी डायरेक्शन में कर दें तो आपको एक पक्षी दिखाई देगा, गरुड़। ये आँखें, ये बीक, नोक और ये उसके हाथ, एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई देगा। और वैसे नॉर्मल तो ओम तो साफ दिख ही रहा है। ये मैंने लामडल में खींची थी। ट्रैक 6 दिन का ट्रैक था, फ्रॉम मकलियोडगंज धर्मशाला टू चंबा। तो धौलाधार क्रॉस करके करा था। धौलाधार के टॉप पे ये लेक थी, इसका नाम लामडल था। और ये बड़ी रिलीजियस लेक है। हम तो सिर्फ शिव जी की ये लेक समझ के उसमें डुबकी लगाने के लिए गए थे, मगर मुझे नहीं मालूम था कि शिव जी से इतनी बढ़िया बेहतरीन एक तोहफा मेरे को मिल रहा था, जो कि लाइफ में दोबारा कभी ऐसे शॉट मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 डिफरेंट डायरेक्शन से 3 चीज़ें दिखाई दी।